कैपेसिटेंस है ना। कैपेसिटेंस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल और मैं देखा कि इसके ऊपर ढेर सारे मिसकंसेप्शन चल रहे हैं। ये जो कॉन्स्ट्रेंट है, मिसकंसेप्शन है, जी वाले बखूबी पकड़ते हैं, एकदम सही ढंग से पकड़ते हैं और मिसकंसेप्शन को सही करते हैं। तो हमें पहले समझना है कि व्हाट इज दिस कैपेसिटेंस। आप देखोगे बुक में या फिर स्कूल में जो सीक्वेंस में पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, दे ऑल स्टार्ट विथ डाइपोल्स। आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्टिंग विथ ए डाइपोल। और मेरे सीक्वेंस में आप देखे होंगे मैं पढ़ाया लास्ट में डाइपोल। एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आई टीच डाइपोल, क्योंकि डाइपोल के साथ जुड़ के कैपेसिटेंस स्टार्ट होता है। तो आज की क्लास आई डोंट से इट विल गो वेस्ट। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे बोर्ड में या जेईई में करने के लिए, लेकिन आपका कंसेप्चुअल बेस बनना बहुत जरूरी है। तो हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे सारा चीज़ों को। कैपेसिटेंस चीज है क्या, जैसे रेजिस्टेंस क्या है हमें समझ में आ गया। किसी एक मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, टकरा के जा रहा है, कितना तो कोलिजन हुआ और हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते वक्त कितना एनर्जी वो लॉस किया, दैट ऑल टुगेदर गिव्स यू द रेजिस्टेंस, है ना। वो समझ में आ गया था। व्हाट इज कैपेसिटेंस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपको नोट्स में सिर्फ उतना लिखना है जितना मैं लिखूंगा। अभी मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो पहले हम सोचते हैं, हाउ कम ए डाइपोल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट। वी से ए डाइपोल इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर है तो ऑब्वियसली दे विल कम टू ईच अदर, दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। क्या वो दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना कम है कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज लेस देन 10 टू द पावर -14 मीटर। लेकिन यहाँ पर तो डिस्टेंस आर्मस्ट्रांग में आता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -10 मीटर, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। फिर हाउ कम दे आर नॉट न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर। पहले यही समझेंगे तो यहां से बनेगा कैपेसिटेंस का कंसेप्ट। होता क्या है, इफ यू गो फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल, तो इसमें आप देखोगे देयर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो आप देखोगे कि सपोज ये कोई एक एटम का न्यूक्लियस है एंड यू नो द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एलिप्टिकल पाथ्स। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एंड दिस इज ऑलवेज एट वन ऑफ द फोसी। सोलर सिस्टम का रूल्स आर 100% एप्लीकेबल टू द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और कोई भी एलिप्टिकल पाथ में कोई अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस का रेशियो क्या होता है, और d by a का वैल्यू क्या होता है, l + 1 by n। यू नो द क्वांटम नंबर्स, ठीक है। खैर, दे आर मूविंग इन एलिप्टिकल पाथ्स। किसी एक समय में व्हेन द एटम इज स्टेशनरी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ऐसे करके अलग-अलग इलेक्ट्रॉन अलग-अलग पोजीशन पे है। यू मे थिंक ऑफ ए मॉलिक्यूल आल्सो, where number of nuclei are there and number of electrons are there. If you find the center of electron cloud, ये center of electron cloud जैसे ये फिगर में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो center of electron cloud must be somewhere here. And similarly, जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है कोई मॉलिक्यूल में, बहुत सारे एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, तो उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक सेंटर निकलेगा। सारा जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उनका भी एक सेंटर निकलेगा। तो लगेगा कि ये जी सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। तो लगेगा कि हियर इज ए डाइपोल, द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर नॉट कोइंसाइडिंग एट द सेम पॉइंट। Are you getting? Negative charge and positive charge are not coinciding at the same point. Charges are not coinciding. What about this center of mass? Mass of all electrons all together is very small as compared to the nuclei. जैसे अगर हमें कहूं कि एक 50 kg का मास है, उसके चारों तरफ एक 0.00001 ग्राम का मास घूम रहा है। Where is the center of mass? Obviously inside this. समझ में आ रहा है? Center of mass is fixed. Center of mass is not going to change.
going to change, but charge of nucleus and charge of electrons are same. Masses are not same. Center of mass lies inside the nucleus, but the center of charge for the negative charges will be somewhere, center of charge of the positive charges will be somewhere. तो क्या हुआ, आपको मिलेगा कि center of charge of all electrons and center of charge of all positive charges are located at different points. Suppose this is the center of the positive charges and this is the center of the negative charges, and you know the total charge is 0. So you find जितना positive charge होगा उतना negative charge होगा, and you develop a dipole moment. So remember, whenever we say a dipole is a constitution of two equal and opposite charges, we have done it as per point charges. हम ये सोच के किए थे कि point charges है, एक्चुअली वो point charges नहीं है, center of the charge. ढेर सारा positive charge का center of the charge will be treated as a point charge. मान लो कि ऐसे चार तो पॉजिटिव चार्ज है Q Q Q Q. For example only, I can say as if 4Q is concentrated here. Okay, like that. So center of the positive charges is behaving as a point positive charge. Center of the negative charges is behaving as a point negative charge. So a dipole is formed. So how dipole practical existing you could understand. कुछ एटम की केस में, कुछ एटम की केस में आप देखोगे कुछ मटेरियल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है पोलर टाइप, पोलर टाइप, दूसरा होता है नॉन पोलर टाइप. पोलर टाइप मटेरियल में क्या होता है, डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं. जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं सेपरेटली. तो यहाँ पर डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस. नॉन पोलर टाइप में यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसका सेंटर एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाता है पॉजिटिव चार्ज के पास. यहीं पे है पॉजिटिव चार्ज, यहीं पे है नेगेटिव चार्ज, मतलब नो डाइपोल मोमेंट. Here is no dipole moment available here, but here some dipole moment is available. ठीक है. अब मैं थोड़ी देर में आपको डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं कहूंगा. अभी फिलहाल आप सोच के चलो कि एक ऑर्डिनरी इंसुलेटर है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे. डाइलेक्ट्रिक बेसिकली आप इसको कह सकते हो जिसमें प्रोमिनेंट डाइपोल्स आर एग्जिस्टिंग, जिस मटेरियल को पोलराइज कर सकते हैं. स्लोली स्लोली आई एम कमिंग. डाइलेक्ट्रिक किसको कहेंगे, क्या कोई भी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, ऐसे करके हमें सोचना है. तो पहले हमें देखना है कि जो मटेरियल हुए वो दो किस्म के हुए, एक हुआ पोलर टाइप, एक हुआ नॉन पोलर टाइप. पोलर टाइप में डाइपोल्स एग्जिस्ट, नॉन पोलर टाइप में डाइपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. नोट, आई एम नॉट राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, ये आपकी नॉलेज के लिए. जब लिखना शुरू करेंगे तब लिखना शुरू करेंगे. अब क्या हुआ, जब हम किसी एक पोलर टाइप मटेरियल को देखेंगे, पोलर टाइप मटेरियल को देखेंगे और कोई एक नॉन पोलर टाइप मटेरियल को देखेंगे तो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, 0. डाइपोल है ही नहीं तो कहां से आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0. इसके केस में पोलर टाइप मटेरियल में डाइपोल तो है लेकिन वो ऐसा है कि नेट डाइपोल मोमेंट इज 0. चलो सोचते हैं क्यों, व्हाई नेट डाइपोल मोमेंट इज 0. जस्ट थिंक, सोचो कि हमारे पास कोई एक ग्लास बोतल में मैं बहुत सारा बार मैग्नेट डाल देता हूँ, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ ऐसे करके ढेर सारे बार मैग्नेट को, मान लो 25 तो बार मैग्नेट को एक बड़ा सा ग्लास जार में डाल दिया, थोड़ा सा सेक कर दिया, पता चला सारे एक दूसरे के साथ चिपक गए. जब बाहर निकाला तो पता चला कि एक बंडल है. क्यों ऐसे चिपक गया है, चिपक गया है मतलब पक्का एक नॉर्थ के साथ एक साउथ चिपका होगा, नॉर्थ के साथ नॉर्थ नहीं चिपका होगा. नॉर्थ नॉर्थ तो रिपल्शन होता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन होता है. मतलब जैसे आप देखोगे ये सारे जो जुड़ गए हैं मैग्नेट, सारे नॉर्थ के साथ साउथ चिपक गया है, साउथ के साथ नॉर्थ चिपक गया है. ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ है, when there is a attraction between north and south and they start moving towards each other, work is done by the system. When work is done by the system, energy of the system decrease. Lesser is the potential energy, more is the stability. So the iron will try to acquire more stable configuration, stable equilibrium. कैसे? By reducing the potential energy. How they will reduce the potential energy? That is possible
only when work is done by the system forces. तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींचेगा, ये दोनों पास जाएंगे, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, ये दोनों दूर जाएंगे। तो कंटिन्यूअसली वर्क इज डन बाय सिस्टम फोर्सेस, एनर्जी घट जाता है। तो अल्टीमेटली क्या देखोगे, जब ये बहुत सारा बार मैग्नेट एक दूसरे के साथ चिपक के हैं, हर नॉर्थ पोल के साथ जो भी चिपका होगा वो एक साउथ पोल होगा, हर साउथ पोल के साथ जो भी चिपका होगा वो एक नॉर्थ पोल होगा। आर यू गेटिंग एग्जैक्टली दैट वे? यहां पर सपोज हम देखेंगे ढेर सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स है। हम ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो एक मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे होगा, तो दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल सेम, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे होगा तो दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे होगा, तीसरा कुछ ऐसे होगा, चौथा कुछ ऐसे होगा, पांचवा कुछ ऐसे होगा। मतलब दे आर ऑल कनेक्टिंग पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फॉर्मिंग ए क्लोज लूप। अगर इसका पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव आके जुड़ गया है, इसका पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव जुड़ गया है, ऐसे करके जुड़ा है, तो यू नो पॉलीगॉन दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज हैविंग द रिजल्टेंट लाइक दिस। लेकिन अगर इसके साथ और एक वेक्टर ऐसे जोड़ देंगे, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स? जीरो। इंडिविजुअल वेक्टर्स आर नॉट जीरो बट देयर रिजल्टेंट इज जीरो। सो व्हाट यू ऑब्जर्व? You observe that the dipoles are existing here, but they are existing in closed loops in order. And what is the net dipole moment? Zero. चाहे वो पोलर टाइप मटेरियल हो या नॉन पोलर टाइप मटेरियल, दोनों ही केस में डाइपोल मोमेंट जीरो है, जबकि नॉन पोलर में डाइपोल थे ही नहीं, पोलर टाइप में डाइपोल्स थे। क्या मैं थोड़ा थोड़ा सबको समझा पा रहा हूँ? Yes sir. आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। I am slowly reaching to capacitance. What is capacitor? You will realize now. थोड़ी देर में। अब क्या हुआ? पोलर टाइप नॉन पोलर टाइप समझ गए। पोलर टाइप में डाइपोल्स तो है, डाइपोल मोमेंट जीरो है। नॉन पोलर में डाइपोल ही नहीं है तो डाइपोल मोमेंट जीरो है। सपोज ऐसा कोई एक मटेरियल को मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूं, एक एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई करता हूं, तो एक टाइप की मटेरियल में पहले तो पी नेट जीरो था। जब एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई किया, आप जानते हो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क आता है, और द टॉर्क इज गिवन बाय P क्रॉस E। P क्रॉस E टॉर्क के कारण वो डाइपोल को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखने की कोशिश करेगा। तो ये सारा डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे। टॉर्क एक्सपीरियंस करने के बाद क्या होगा? ये सारा डाइपोल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो ये ऐसे था अरेंजमेंट। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो डाइपोल्स अपनी जगह से घूम के, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, सब घूम के किस डायरेक्शन में आ जाएंगे? दे विल गेट अरेंज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ there is some net dipole moment which is not zero, क्योंकि सारा डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में आएगा। So when a polar type material is exposed to an external electric field, the dipoles which were earlier forming closed loops in order, developing zero dipole moment, will now each one will now experience a torque, and they will rotate and get aligned in the direction of electric field. Okay, and thereby some effective dipole moment is produced. किसमें हुआ ऐसे? पोलर टाइप मटेरियल में। नॉन पोलर टाइप में इसमें तो डाइपोल थे ही नहीं, लेकिन होता क्या है इसमें? आप देखोगे इसमें, सोचो कि ये कोई एक न्यूक्लियस था, ये उसके चारों तरफ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसका सेंटर न्यूक्लियस के साथ मैच कर रहा था। जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, the entire electron cloud will experience a force in the opposite direction of electric field, and the positive charge will experience a force in the direction of electric field. तो होगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था और इसका सेंटर यहाँ पे नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा because of the electric field. Now the center of negative charges is somewhere here, positive charge is here. A dipole moment is developed. इसमें डाइपोल्स थे नहीं, बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने के कारण एक डाइपोल मोमेंट इसमें डेवलप हो गया। तो चाहे वो पोलर टाइप हो नॉन पोलर टाइप हो, दोनों ही केस में ग्राउंड स्टेट में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था,
लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद दोनों में कुछ कुछ डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ है, और वो डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है? दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. This phenomenon of developing an effective dipole moment in a material by exposing it to external electric field is called polarization. समझ में आया? Is it understood? Yes, sir. Yes. तो point number 1. We are starting with the chapter capacitance. तो पहला चैप्टर में आपको समझाऊं. कैपेसिटेंस चैप्टर में हम लोग पहला स्टेटमेंट जो नोट करने की लायक पाए क्या है? When a dielectric is exposed to external electric field, there develops an effective dipole moment in it. This phenomenon is called polarization. What is polarization? थोड़ा सा जानना है. The phenomenon of development of effective dipole moment in a material in a dielectric by exposing it to external electric field is called polarization. बस एक स्टेटमेंट लिखने के लायक मिला इतना सारा डिस्कशन से. तो यहाँ पर फिर से मैं एक वर्ड यूज कर लिया डाइलेक्ट्रिक. कोई आपको पूछेगा नहीं व्हाट इज ए डाइलेक्ट्रिक, बट देन लेट अस अंडरस्टैंड. डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं? जिसको पोलराइज कर सकते हैं. जिसको पोलराइज नहीं कर सकते तो कैसे नहीं करेंगे सर? दोनों ही तो केस में देख रहे हैं पोलराइज हो रहा है. नहीं, होता क्या है? ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये जो डाइपोल मोमेंट है वो उसके ऊपर जो टॉर्क आ रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? P क्रॉस E. अगर जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में डिस्टेंस बड़ा है, ज्यादा है, तो P विल बी प्रोमिनेंट, टॉर्क विल बी आल्सो प्रोमिनेंट. अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज का सेंटर पास है तो P विल बी स्मॉल, टॉर्क विल बी स्मॉल. वो टॉर्क के कारण वो जब घूमने की कोशिश करेगा देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन. ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन, और उसको घुमाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा. जैसे यहाँ पर अगर इतना बड़ा सा एक नॉट लगा है, आपको कहा जाए इसको मोड़ के खोलो, तो आप हाथ लगा के मोड़ के इसको खोल सकते हो. उतना ही टाइट में छोटा सा नॉट लगा है, क्या आप खोल सकते हो? नहीं. अब आप फोर्स लगाओगे तो यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सब्सटेंशियल टॉर्क. यू कैन नॉट रोटेट इट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. So when dipole moment is small, you will see the torque will be small and it will be impossible for the electric field to rotate the dipoles in the direction of electric field against the intermolecular friction. In that case, I will say it is a ordinary insulator. ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है. इसमें अगर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे हो सकता है कि ये मुड़ जाएगा और कुछ डाइपोल मोमेंट डेवलप करेगा. So with normal laboratory electric field, you will see dipole moments are not developed. So you call this is a ordinary insulator. तो डाइलेक्ट्रिक किसको कहेंगे? जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, अप्लाई करने से एक इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट बनता है, उसको हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक. अदरवाइज इट इज ऑर्डिनरी इंसुलेटर. सो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक. कोई पूछेगा नहीं, जानकारी के लिए बताया. तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? A insulator that can be polarized is called a dielectric. क्या हर एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है? हाँ होता है. क्या हर एक इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक होता है? नहीं, हर एक इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है. ठीक है. So you have understood what is a dielectric and what is polarization. Now let us see a dielectric जिसमें ढेर सारे डाइपोल्स अवेलेबल थे और फॉर्मिंग क्लोज लूप्स, मान लो ऐसे करके थे. अब क्या हुआ? इसमें ढेर सारे डाइपोल्स थे. कोई 3 का ग्रुप बनाया था, कोई 4 का बनाया था, कोई 2 का बनाया था, जो भी हो, दे वर हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट. जब आप इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड दिए,
वीक इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो इनमें से कुछ लोग घूम के अलाइन हो जाएंगे, कुछ डाइपोल घूम के अलाइन हो जाएंगे, कुछ डाइपोल घूम के इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइनमेंट हो जाएंगे, बाकी अब भी ऐसे पड़े रहेंगे। क्यों बताओ? क्योंकि जैसे ये अलाइन हो गए, ऐसा अलाइन हो गए, यू नो दिस इज द पॉजिटिव एंड, दिस इज द नेगेटिव एंड। ये जो लाइंस ऑफ फ्लक्स आया ये आके यहाँ पे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फील्ड मतलब क्या है? फ्लक्स है, मतलब क्या है? कोई एक पॉजिटिव चार्ज से निकल के जा रहा है, किधर जा रहा है? नेगेटिव चार्ज ढूंढने, नेगेटिव चार्ज ढूंढने जा रहा है, और यहाँ पर उनको नेगेटिव चार्ज दिखने लगा है, तो ये नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाएंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में बता रहा हूं, मान लो कि 5 ठो फ्लक्स जा रहे थे, तो 3 यहाँ पे खत्म हो गए, अंदर कितना मिलेंगे? 2 है नहीं, ओनली 2 विल बी अवेलेबल इनसाइड। और 6 ठो जा रहे थे, 3 यहाँ पे खत्म हो गए, अंदर मिलेगा कितना? ओनली 3। मतलब यहाँ पर जितना लाइंस ऑफ फ्लक्स थे इधर उतना लाइंस ऑफ फ्लक्स नहीं है, कुछ यहाँ पे आके खत्म हो गए हैं। That means इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर E0 है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक अगर E1 है, क्या बता सकते हो व्हाट इज मोर, E0 और E1? E is flux, E0 is more, क्योंकि E क्या है? फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। अब तो फ्लक्स है नहीं, यहाँ पर कुछ फ्लक्स खत्म हो गए, सम फ्लक्स आर फिनिश्ड हियर। तो हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब कोई डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दैट वी शैल सी लेटर आल्सो। तो आपको नॉलेज में आ गया ऐसे हुआ। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, डाइपोल अलाइनमेंट हो गया, डाइपोल अलाइनमेंट हो गया। सोचो कि अभी ये एक डाइपोल है जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो चुका है एंड यू हैव अप्लाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल किसी एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऐसा सीधे सीधे इक्विलिब्रियम में आ चुका है। दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दिस नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स EQ लाइक दिस एंड पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स EQ लाइक दिस। ठीक है, और ये दोनों फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इसको फाड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दोनों चार्ज पास पास है, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन देम। बताया थे द डिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग, 10⁻10 है। सोचो फोर्स किस ऑर्डर का होगा? ये अगर हो गया 10⁻10 ऑर्डर का, तो उस हिसाब से फोर्स भी काफी ज्यादा है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, एक समय आएगा जब ये फाड़ने वाली फोर्स ये दोनों का बाइंडिंग फोर्स से भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे ज्यादा हो गया ये टूटेगा, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल सडनली लीव द न्यूक्लियस एंड दे विल स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हुआ? यहाँ पर कोई एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ था, आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने लगे। एक समय आया जब ये जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ का वो अपना पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के चलना शुरू किया। नेगेटिव चार्ज क्या था? सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी चुंगल से फ्री हो गए बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ईच इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा देयर इज ए करंट, यू नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू ए करंट, सो देयर इज ए करंट। जैसे एक छोटा सा करंट इसके अंदर से गया, करंट इज वेरी स्मॉल, कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक डाइपोल टूटा है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, करंट इज वेरी स्मॉल, बट थिंक अबाउट द हीट जनरेटेड I²R, दिस इज एन इंसुलेटर, R is very high, I may be small but I²R is too high, मतलब कुछ हीट जनरेट होगा अंदर। एंड अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स आर आल्सो थर्मल इंसुलेटर्स, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पर जो हीट जनरेट होगा वो हीट बाहर भागने के लिए मौका नहीं पाएगा, वहीं कंसंट्रेट करेगा, तो ये रीजन पूरा जल जाएगा, फिजिकली विल बर्न आउट एंड द प्रोसेस बिकम्स ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा लेंगे, यहाँ से बंद कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं जा सकते बिकॉज दिस इज एन इंसुलेटर, it gives very high resistance to movement of electrons cannot go back। तो ये कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है।
मतलब ऐसा अगर एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, द डाइपोल विल ब्रेक एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव एंड यू से द डाइलेक्ट्रिक इज पंक्चर, और ब्रेकडाउन हो गया डाइलेक्ट्रिक का। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हिच दिस ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। So what is breakdown strength? It is an electric field. The maximum electric field a dielectric can withstand before breaking, before puncturing, before losing its property, and that is a irreversible process. ठीक है, तो इस चीज को लिखेंगे। Point number 2. The maximum electric field that a dielectric can withstand before its dipoles break and the material loses all its property। इसको नहीं लिखेंगे। Before its dipoles break is called breakdown strength। breakdown strength of material। breakdown strength of the material। तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या हो गया? EB, B से डिनोट करेंगे। दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या है? यूनिट क्या है? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यूटन पर कूलम को और वोल्ट पर मीटर को। याद है आपको, इट इज 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर फॉर एयर। एयर के लिए ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इज 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब मैं अगर दो इलेक्ट्रोड लेता हूं और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 36,000 वोल्ट, और मैं इन दोनों को 1 सेंटीमीटर गैप में पकड़ के रखूंगा, टच नहीं करवाऊंगा, 1 सेंटीमीटर गैप में पकड़ के रखूंगा, तो अंदर का जो एयर है वो ब्रेक कर जाएगा। एयर ब्रेक करेगा तो क्या होगा? उसके इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे इधर, इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे इधर आएंगे, और पॉजिटिव चार्ज इधर जाएंगे, तो क्या होगा? यू विल सी ए करंट स्टार्ट फ्लोइंग। आप देखोगे ऑटोमेटिकली स्पार्किंग स्टार्ट हो गया। व्हाट इज स्पार्किंग? जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओवर एयर इज कॉल्ड स्पार्किंग। तो स्पार्किंग स्टार्ट हो गया, हम दोनों को टच ही नहीं करवाए हैं और स्पार्किंग स्टार्ट हो गया। ये करंट फ्लो करना शुरू कर दिए विथ ए गैप ऑफ इवन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो लोग वेल्डिंग करते हैं, आप सोच रहे होंगे काफी आसान है, कोई वेल्ड रॉड को लेकर टच करवा दो, ये गर्म हो जाएगा तो मेल्ट कर जाएगा। नहीं, टच नहीं करवाते हैं। वो जो वेल्डिंग हेड होता है उसको पकड़ के उसके पास रखते हैं। पास रखने से स्पार्किंग क्रिएट होता है। स्पार्किंग क्रिएट होने से अब एयर से जब स्पार्क होगा, एयर से जब करंट जाएगा, आप जानते हो कि एयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर, वेरी स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर है, और एयर से जब करंट जा रहा है कितने ज्यादा हीट जनरेट होगा सोचो। A huge amount of heat is generated. Such a large heat can even melt the iron. फिर वो आयरन वहां पे मेल्ट कर गया, दूसरा आयरन को उसके ऊपर थोप दिए, वो उसके साथ मिलकर ठंडा हो गया तो जुड़ गया। That is called welding. Okay, तो what is sparking? Jumping of air, jumping of current over air medium. And what happens if a gap of 1 centimeter is made in air between two electrodes with potential difference 36,000 volt? Then automatically sparking will start. अलग अलग मटेरियल का अलग अलग ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होता है। एयर का 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर है। कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर्स इज मच मोर देन कॉस्ट ऑफ कंडक्टर्स। आप अगर कोई 5 रुपए का वायर खरीद के लाते हो, ध्यान रहे उसमें 4 रुपीज इज फॉर द इंसुलेशन, 1 रुपीज इज फॉर द कॉपर। 4 रुपीज इज फॉर द इंसुलेशन, 1 रुपीज इज फॉर द कॉपर। अब कैसा इंसुलेशन लेंगे वो डिपेंड करता है कि कितना हाई वोल्टेज में आप उसको यूज करने जा रहे हो। ठीक है, ऑर्डिनरी 220 वोल्ट में अगर एक एंड को डालेंगे और उसका इंसुलेटर के ऊपर पकड़ेंगे, हमें कोई शॉक नहीं लगेगा। सेम वायर को आप 11 के भी लाइन में लगाओ और पकड़ो, इंसुलेटर है, फिर भी यू आर गेटिंग शॉक। व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग
थ्रू दी इंसुलेटर और वो गर्म हो जाए। ठीक है, तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या है, ये जो मैं लिख रहा हूं वो स्कूल में चाहिए, सारा चीज जो बता रहा हूं स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, लेकिन जे लेवल के कुछ डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल करने के लिए बैकग्राउंड होना जरूरी है, नहीं तो तब क्वेश्चन आएगा क्यों ऐसे नहीं हुआ, क्यों ऐसे नहीं हुआ, हम समझा नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग देखे थे हाउ ए कंडक्टर बिहेव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ वी आर लुकिंग हाउ ए insulator, how a dielectric behaves in an electric field, that we are now analyzing. The maximum electric field that a dielectric can withstand before its dipoles break is called breakdown strength of material. That means when applied external field is more than breakdown strength, क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 सेम पॉइंट में लिखेंगे, if पॉइंट नंबर 3 में लिखते हैं ए डाइलेक्ट्रिक इज exposed to an electric field E0 within bracket, E0 is greater than EB, E0 is greater than EB, then the dielectric punctures or breaks down. It is an irreversible process irreversible process। एक बार एक्सटर्नल फील्ड दिए, डाइलेक्ट्रिक पंक्चर कर गया तो गया, और उसको फिर से रिस्टोर नहीं कर सकते। ऐसा कुछ चीजें यूज भी किया जाता है, इंटेंशनली भी काफी केसेस में किया जाता है। आपका जो एरोप्लेन वगैरह होता है, एरोप्लेन वगैरह में क्या होता है, जो टायर लगा रहता है व्हील्स में, वो कंडक्टिंग रबर होता है। कंडक्टिंग रबर मतलब रबर तो इंसुलेटर है, कंडक्टिंग रबर मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे होंगे, उनको लेके कोई एक्सटर्नल फील्ड में एक्सपोज करो, इतना एक्सटर्नल फील्ड में कि उसका डाइपोल्स ब्रेक करे, तो ब्रेक करके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें अवेलेबल हो गए। नाउ इट इज ए इंसुलेटर विद सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड टू देयर रेस्पेक्टिव न्यूक्लियस। नाउ व्हेन द एरोप्लेन फ्लाइज, इट डेवलप्स ए पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, सो बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस इट एक्वायर्स सम चार्ज इन इट आल्सो। जब वो ग्राउंड को टच करेगा, अगर रबर से टच कर रहा है तो एरोप्लेन जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो तो रहेगा ही, जाएगा ना, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं, वो रबर के थ्रू से वो ग्राउंड को डिस्चार्ज हो जाता है। देखोगे जब वो एरोप्लेन आके टच कर रहा है ग्राउंड के साथ, स्पार्क्स आर प्रोड्यूस्ड। इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, समटाइम्स इट मे बी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बट इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द चार्जेस इन द कंडक्टर और इन द एरोप्लेन बॉडी इज डिस्चार्ज थ्रू दैट रबर व्हील्स, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे तो दे कैरी द करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो करंट नहीं जाता, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये उसमें करंट कैरी करके निकाल लेते हैं। Anyway, so we were talking about the dielectric exposed to an external electric field which is more than the breakdown strength of the material, then the dielectric loses all its property and becomes its process is an irreversible process। यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन को लिखना चाहूंगा, सारे बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है, कैन यू कीप 1 कूलम चार्ज on a conducting sphere of radius 1 मीटर। कोई 1 मीटर की कंडक्टिंग स्फीयर को के ऊपर क्या हम 1 कूलम चार्ज रख सकते हैं? चलो सोचते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि if charge on sphere is Q, then E field on surface। आप लोगों को मालूम होगा कोई कंडक्टिंग स्फीयर में अगर
q कूलम का चार्ज है, रेडियस इसका r है, तो इसकी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्या होता है? k q बाय r स्क्वायर। हम 1 कूलम रखना चाहते हैं कोई स्फीयर जिसका रेडियस 1 मीटर है, तो कितना होगा? k का वैल्यू कितना है? 9 into 10 power 9, q हो गया 1, r स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर, इट इज 9 into 10 power 9 volt per meter. So you find a very strong electric field is produced on the surface. Now what will happen? अगर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया सरफेस पे, तो जो सरफेस के आसपास एयर है, सरफेस के आसपास जो एयर है, वो एयर का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कितना है? EB, that is breakdown strength of air. Breakdown strength of air कितना है? 36 किलोवोल्ट, 36 किलोवोल्ट है ना, पर सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में इतना होता है, तो सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज 0.01 मीटर, तो ये हो गया 36 into 10 power 5 volt per meter. And we clearly see this is much more than the breakdown strength of air. It is much more than the breakdown strength of air. तो इसका मतलब क्या होगा? एज इसको E0 लिखते हैं, एज E0 is much greater than EB. The air around sphere will break and get ionized or get free electrons in it. अब क्या हो गया? So the air around behaves as a conductor. तो क्या हो गया? ये जो हमारे पास जो स्फीयर था, ये स्फीयर की चारों तरफ का जो एयर था, वो एयर क्या हो गया? कंडक्टर बन गया। ये कंडक्टर बन गया क्योंकि डाइपोल्स ब्रेक करके 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हुआ तो ये स्फीयर की चारों तरफ का जो एयर एनवलप है, दैट बिकम्स ए कंडक्टर। ठीक है, तो अगर ये बात है तो क्या होगा? फिर दिस इज ए कंडक्टर एंड यू गिव एनी चार्ज टू ए कंडक्टर, व्हाट हैपेंस? दैट चार्ज गोस टू द सरफेस। ये सारा चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। So charge from the sphere will leave the sphere, will go to the airy envelope around the sphere. तो क्या वो स्फीयर के ऊपर रह पाए? नहीं रह पाए। You cannot keep 1 coulomb charge on a conducting sphere. तो ये क्वेश्चन बार बार आया है, आपको क्या लिखना है? No. Why? Because the electric field produced is more than the breakdown strength of air. इतना लिखना है। ये मैं पूरा लिख रहा हूँ ताकि क्या मालूम कभी कोई किसी इंटरव्यू में किसी को कहा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी से मुलाकात होगा तो पूछ लेगा, तो आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो क्या हुआ? behaves as a conductor. So charges leave the sphere and go to the surface of air envelope. तो क्या हुआ आंसर? क्या हुआ आंसर? आंसर को आपको सिर्फ इतना याद रखना है, नो। क्यों? बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। अब सोचो सारा का सारा चार्ज क्या हुआ? एयर का सरफेस में आ गया। और सपोज ये मजा आप ले रहे हो, आप यहाँ पर कहीं खड़े हो कि देख रहे हो, हाँ ये चला गया, आप दूर में खड़े हो, यू आर फार अवे, यहाँ से 25 मीटर दूरी पे आप खड़े हो या फिर 100 मीटर दूरी पे आप खड़े हो। अब क्या हुआ? जोर से हवा चलने लगा, wind blows, then this air will be blown. When this air is blown, they will come in contact with your body, the body will acquire the charge, then you are in contact with ground, the entire body charge will discharge through your body and there will be a flash over. आपको पता ही नहीं चला कि मैं क्यों मर गया, you सस्पेंस में ही मर जाओगे कि क्यों मैं मर रहा हूँ, मैं तो इतना दूर खड़ा था।
मरने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्यों मर गए, क्योंकि ये जो चार्ज जाके आपके अंदर घुसा, थ्रू योर बॉडी ग्राउंड में चला गया, फ्लैश ओवर हो गया, है ना। आप देखे हो कि स्वीट स्टॉल्स में वो मक्खी मारने के लिए रखते हैं, ब्लू लाइट वायलेट कलर का लाइट लगा देते हैं, मक्खियां अंदर जाते हैं, वहां पर क्या रहता है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, वहां पर क्या रहता है, आप देखोगे यहाँ पर एक ग्रिड रहता है, ऐसे ग्रिड रहता है, आप देखे होगे, और दूसरे तरफ और एक ग्रिड रहता है ऐसे, और एक ट्रांसफार्मर लगा के इन दोनों के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देते हैं। अब मक्खी बेचारा अंदर से गया तो यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड मक्खी का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज्यादा है, मक्खी को तोड़ने के लिए जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ चाहिए उससे ज्यादा है। वो टेस्ट करके लिया गया, मक्खी को तोड़ा गया, वोल्टेज बढ़ाया गया, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद मक्खी ने गाना गाने लगा, पुर्र किया, खत्म हो गया। तो अच्छा इतना वोल्टेज में मरता है, ठीक है। अब मक्खी जब इसके अंदर से घुसेगा, किधर को भी टच करने की जरूरत नहीं, जैसे ही पार करेगा खत्म। समझ में आ रहा? वो मक्खी मारने के लिए ऐसी चीजें रखते हैं। तो हाई वोल्टेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मान लो हमारा एक तरफ का वाल पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज है, आप अंधेरे में जा रहे हो, इधर से अंदर से घुस गए, यू फ्लैश्ड आउट, पता नहीं चला, हम तो किधर छुए भी नहीं थे, मर गए कैसे, सस्पेंस में मर जाओगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए वेरी डेंजरस थिंग। तो जब भी ऐसे कोई हाई चार्ज को रखना होता है हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग इज ए टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नॉर्मल वोल्टेज इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो सब कुछ, हाई वोल्टेज में देखोगे सारा रूल्स बदल जाता है। आपको अगर किसी, अब देखोगे जितने सारे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, सारे को किसी ना किसी ऑयल के अंदर डुबा के रखते हैं। वो ऑयल का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, ताकि यहाँ का चारों तरफ कोई स्पार्किंग ना हो जाए, कोई ब्रेकडाउन ना हो जाए। समझ में आया? खैर वो तो एक्स्ट्रा चीज हो जाएगा, फिलहाल हमें समझ में आ गया व्हाट इज ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ का रिलेटेड ये वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज कैपेसिटेंस? Capacitance is the property of a dielectric to store electrostatic potential energy in terms of dipole moment when exposed to external electric field. देखो स्टेटमेंट में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, मैं बहुत सारा बुक में देख चुका हूँ और ऑनलाइन क्लासेस में हाथीमार का टीचर सब पढ़ा रहे हैं, देख चुका हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, नहीं, नथिंग टू डू विथ ए कंडक्टर। आपको कैपेसिटर चाहिए, यू डोंट नीड एनी कंडक्टर, यू नीड ए पीस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दैट्स ऑल। व्हेन यू एक्सपोज इट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन इट, विल सी टू इट। नो कंडक्टर रिक्वायर्ड, रिमेंबर व्हाट इज कैपेसिटर। अभी क्या हुआ कि जैसे हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक्सपोज कर दिए, उसके डाइपोल्स ऐसे 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 अलाइन होके रह गए, है ना। अब देखो तो जब दो डाइपोल ऐसे ऐसे रहे हैं, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, पास पास है, यू आर ब्रिंगिंग टू पॉजिटिव चार्जेस क्लोज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा कि घटेगा? जब आप दो चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को पास लाओगे, आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज K Q1 Q2 K Q1 Q2 by R घटाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ रहा है। तो फोर्सफुली जैसे कोई स्प्रिंग को आप दबा के रखे, मतलब स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के डाइपोल को घुमा के जबरदस्ती ऐसे पकड़ के रखे हो सेम डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। समझ में आया? तो दिस फेनोमेनन ऑफ और दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन इट बाय अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। उसके पास कुछ कैपेसिटेंस इफेक्ट है, उसका कुछ कैपेसिटी है कि वो एनर्जी स्टोर कर सकता है। मैं तो काफी बुक्स में भी देखा हूँ और काफी टीचर भी पढ़ा रहे हैं, मैं ऑनलाइन में दिखा रहा हूँ। इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, कोई चार्ज स्टोर नहीं करता है। नेट चार्ज इन ए कैपेसिटर इज जीरो, व्हाट इज द नेट चार्ज इन दिस? जीरो, इट डज नॉट स्टोर एनी चार्ज। मतलब इतने सारे मिसकंसेप्शन होने के कारण जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बड़ा गड़बड़ फैलाते हैं वो लोग, बड़ा गड़बड़ फैलाते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है कर लेते हैं। तो ध्यान रहे, इट डज नॉट स्टोर एनी चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहां से लाएगा चार्ज? आप कुछ चार्ज दोगे तो जितना पॉजिटिव दोगे उतने ही नेगेटिव लोगे। देखो इसमें जितना डाइपोल्स तो है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज।
समझ में आया? इट डज नॉट स्टोर एनी चार्ज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कैपेसिटेंस को? कैपेसिटेंस को क्या लिखेंगे? दी प्रॉपर्टी किसका? कंडक्टर का कि डाइलेक्ट्रिक का? ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। दी प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy by alignment or by alignment of dipoles when exposed to external electric field is called कैपेसिटेंस। आ गए हमारा हीरो यहाँ पर एंट्री हुआ। फिल्म में देखे होगे ना, 10-15 मिनट मूवी देखने के बाद हीरो एंट्री होता है। पहले उसका पांव से देखते हैं, धीरे 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 घुटने में देखेंगे, फिर सर पे देखेंगे, जब मुंह पे देखेंगे तो देखा मुझे पे हाथ मार रहा है। हीरो का एंट्री यहाँ पे हो रहा है। हमारा जो कैपेसिटेंस है हीरो है, अब यहाँ पे एंट्री हो रहा है। अब धीरे धीरे उसको नीचे से ऊपर देखते जाओ। अब क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या होगा, डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक को हम अरेंज कर दिए, इसका डाइपोल को हम अलाइन कर दिए, तो क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखने लगे। ये नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस दिखने लगे, लेकिन ये फ्री चार्ज नहीं है। When you expose a conductor to an external electric field, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। इस केस में भी इधर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, कंडक्टर की केस में when you connect it to ground, positive charges will be neutralized, but when you connect this to ground, nothing is neutralized। ये जो पॉजिटिव चार्ज ये अकेले नहीं है, पीछे उनका नेगेटिव चार्ज बैठे हुए हैं घर के अंदर। ये डोर पे खड़े हैं पॉजिटिव, घर के अंदर उनके मेट्स बैठे हुए हैं, कौन? नेगेटिव चार्ज। दे आर ऑल न्यूट्रल, दे कैन नॉट absorb any electron। पॉजिटिव चार्ज दिखता रहेगा, लेकिन ग्राउंड के साथ जोड़ोगे तो नो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो। दीज आर ऑल कॉल्ड बाउंड चार्जेस, नॉट फ्री चार्जेस। दीज आर ऑल फ्री चार्जेस जो न्यूट्रलाइज हो गए। दीज आर ऑल फ्री चार्जेस। ये इलेक्ट्रॉन इनका है, छोड़ के भाग आया है इधर, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इनका नहीं है, इनका नेगेटिव उनके साथ है। Are you getting? So they form bound charges। तो यहाँ पर कुछ बाउंड चार्ज दिखने लगेगा जो कि फ्री चार्ज नहीं है, जिसको ग्राउंड के साथ जोड़ोगे न्यूट्रलाइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? दे विल नॉट बी न्यूट्रलाइज। अच्छा, ये जो बाउंड चार्ज हुए और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब ये दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा भी, क्योंकि सम इलेक्ट्रिक फील्ड वाज देयर। हम देखे कुछ लाइंस ऑफ फ्लक्स दिए, हम इसके अंदर कुछ फ्लक्स आके यहाँ पर खत्म हो गया, बाकी अंदर गया, जो अंदर गया तो अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। If q amount of charge appearing, q amount of bound charge appearing at the two ends of the dielectric develop a potential difference V, then the capacitance is given by Q by V। ध्यान रखें, if q amount of bound charge appearing at the two ends develop a potential difference V, then the capacitance is given by Q by V। निकालेंगे, जैसे रेजिस्टेंस को कैसे निकाल देते, V by I कर देते। If applying a V volt potential difference across a wire, I ampere of current is passing, resistance is V by I। If Q amount of charge appearing at the two ends develop a potential difference V, capacitance is Q by V। R is equal to V by I में R was not depending upon V and I, it was depending upon the dimension of the material। Similarly here also, capacitance is of course defined as Q by V, but it does not depend upon Q and V। मतलब V और Q को कम ज्यादा करने से कैपेसिटेंस नहीं बदलने वाला, it depends on dimensions of the material। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, if Q amount of charge appearing at two ends of dielectric, Q amount of charge appearing at two ends of the dielectric develop a potential difference V, then
then capacitance is Q by V कूलम पर वोल्ट, और जिसको हम लोग प्यार से फराड कहते हैं, यूनिट है फराड। लगे हाथ याद रख लेना, 1 फराड इज ए वेरी वेरी लार्ज यूनिट। आपको अगर कहा जाएगा 1 फराड का कैपेसिटर लेके आओ, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। We always use capacitors in microfarad or picofarad, not even in millifarad. ठीक है, 1 फराड इज ए वेरी लार्ज यूनिट। क्यों, बाद में देखेंगे। दूसरा हुआ कि ये जो रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड इलास्टेंस। क्या हो गया, इट इज 1 बाय कैपेसिटेंस। यूनिट क्या होगा, जैसे ओम का यूनिट क्या होता था, रेजिस्टेंस का ओम होता था, कंडक्टेंस का होता था ओम इनवर्स और मोह, यहाँ पर इसीलिए वैसे होता है इसमें दराफ, फराड का उल्टा दराफ। तो इलास्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस एंड डिनोटेड एज दराफ। वी डोंट राइट फराड इनवर्स, वी राइट दराफ। आप फराड इनवर्स लिखोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक होगा। तो बेसिकली व्हाट इज ए कैपेसिटर, हाउ इट स्टोर्स एनर्जी वी कुड फॉलो, हाउ द एनर्जी स्टोर्ड वी कुड फॉलो। ठीक है, अभी हमें आगे आगे समझना होगा कि एनर्जी प्रैक्टिकली कैसे रहता है। हम कहते हैं यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, देयर इज सम एनर्जी इन दिस सिस्टम। अरे कहाँ है वो एनर्जी, वेयर दैट एनर्जी इज अवेलेबल, दैट विल सी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये चार्ज के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है उसके डाइपोल्स अलाइनमेंट हो गए, उनके बीच में एनर्जी स्टोर होके रहा है। समझ में आ रहा है, सो विल सी। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। 2 प्लेट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक है, और मान लो कि यहाँ के अंदर हम कोई दूसरा चीज को डालेंगे तो ऑब्वियसली कुछ जगह ही ऑक्युपाई कर लेगा, एनर्जी घट जाएगा। कहाँ गया एनर्जी, वो सारा समझना पड़ेगा फंडामेंटली जेई के लिए। ठीक है, जेई के लिए समझना पड़ेगा, तो इसलिए ये बैकग्राउंड आपके साथ होना जरूरी है। 2 कंडक्टिंग प्लेट के बीच में दूसरा एक मोटा वाला कंडक्टिंग प्लेट डाल दी, एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, और बीच से खींच के निकाल दिया, बढ़ेगा कि घटेगा, कहाँ गया एनर्जी, कहाँ था एनर्जी। तो ये सब चीजें तब समझाने में मुझे आसान होगा व्हेन आई विल गो फॉर जेई लेवल न्यूमेरिकल्स। अभी तो स्कूल में वो सब नहीं पूछेंगे, स्कूल में तो सिंपल फॉर्मूला पूछेंगे, सिंपल फॉर्मूला पूछेंगे। तो मैं इतना सारा जो बताया आपको बैकग्राउंड, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो आपको कौन बताएगा, और इस चीज को लेकर बहुत सारा मिसकंसेप्शन चलता है, तो इसलिए मैं फोर्सफुली सोचा कि चलो एक क्लास हमारा जाए, लेकिन बच्चों के पास कैपेसिटर क्या है वो कंसेप्ट उनके पास आ जाए। तो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन के साथ छोड़ रहा हूँ, जिसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। C = Q by V में Q और V को चेंज करने से कैपेसिटेंस नहीं बदलता है। जस्ट लाइक R = V by I, by changing V or I, R is not going to change because that depends on rho, L and A. Similarly, here capacitance will see it depends upon dimensions of the material. किस शेप का डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का शेप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको शायद बढ़िया से समझ में आ गया होगा, लेकिन लिखने के लिए थोड़ा सा मिला होगा, तो आज आप दूसरा पढ़ाई कर सकते हो। मेरा तो कैपेसिटेंस खत्म हो गया, एनर्जी फिनिश। फिर देखेंगे हम लोग अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।